अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि हुकूमत ने स्मॉग के तदारुक के लिए मार्च में 5 अरब के बजट से 5000 मशीनें फसलों की बाकियात को जड़ों से उखाड़ने के लिए किसानों को दी थीं और किसानों ने फिर भी उस तरह से किरदार अदा नहीं किया कि स्मॉग जनरेट ना हो। लोधरा का इलाका पाकिस्तान के आलूदा तरीन इलाकों में शामिल हो चुका, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका, जबकि हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि हुकूमत ने कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया कि वो स्मॉग को मार्च से कंट्रोल करना शुरू करे। अब जब हम नवंबर में हैं तो लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है, जहां मरियम नवाज होती हैं, जहां नवाज शरीफ होते हैं, जहां वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ अक्सर बेशतर मौजूद होते हैं। वो शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजीज क्या हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि इमरान खान के दौर में लाई गई अनस्टेबिलिटी को हमने बड़ा जबरदस्त कंट्रोल किया है। हुकूमत कह रही है कि 94,000 की सतह स्टॉक मार्केट ने फॉर द फर्स्ट टाइम उबूर की है। हुकूमत यह क्लेम कर रही है पिछले 1.5 साल से डॉलर बड़ा मुस्तहकम है। हुकूमत यह भी क्लेम कर रही है कि IMF के साथ हमारी डील बड़ी मुस्बत चल रही है। हुकूमत यह भी क्लेम कर रही है कि SIFC बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। हुकूमत यह भी क्लेम कर रही है कि लोगों के रोजगार के मामलात बड़े जबरदस्त हैं। हुकूमत यह भी क्लेम कर रही है कि हमने जो बाहर हवाला हुंडी के जरिए पैसा जाता था उसको बड़ी हद तक रोक लिया है। हुकूमत यह भी क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत जबरदस्त है। लेकिन आम आदमी यह क्लेम कर रहा है, हुकूमत से गिला कर रहा है कि जब से PDM2 की हुकूमत आई है तब से हम गिरावट का शिकार हैं। हमारे मामलाते जिंदगी नहीं चल रहे, हम बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे, हम गैस का बिल अदा नहीं कर पा रहे, हम बच्चों की स्कूल्स की फीस नहीं दे पा रहे, हमारे घर का किचन नहीं चल रहा, हम पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम डीजल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम मामलाते जिंदगी को स्मूथ तरीके से चला नहीं पा रहे। जबकि हुकूमत का क्लेम है कि 45% महंगाई थी जिसको 6.7% पे मौजूदा हुकूमत लेकर आई है। हमारे साथ आज के शो में मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार मुस्तफा कमाल पाशा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन करेंगी दुर्रे अकरम साहबा। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेडीज फर्स्ट, मैडम हाउ डू यू थिंक, क्या हुकूमत के क्लेम्स मुनासिब हैं? SIFC कमाल काम कर रही है, महंगाई 45% से 6.7% पर आ गई, या फिर डॉलर मुस्तहकम होने की वजह से चीजें बहुत बेहतर हुई हैं, या आम आदमी का क्लेम सही है कि मामलाते जिंदगी बहुत दिगरगू हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये कि जब हुकूमत ने क्लेम करना शुरू किया था और इन्फ्लेशन रेट ने भी 44 मंथ लो को टच किया था, तो हम में से बहुत से लोग ऐसे थे जो कहते थे कि लेट सम टाइम पास, स्वीटनर्स ट्रिकल डाउन होंगे, कुछ टाइम लगता है। लेकिन साथ ही साथ जो आज की प्रेजेंट सूरत हाल है वो हुकूमत के तमाम क्लेम्स को हॉलो प्रूफ कर रही है। एक तरफ आप ये तो कह रही हैं कि महंगाई कम से कम होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो महंगाई और उस महंगाई की प्रेजेंट सिचुएशन मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होती। हुकूमत ने विद इन इट्स सो कॉल्ड लेवल बेस्ट बहुत कोशिश की है कि हम स्टैंडर्डाइज प्राइसेस रखें, स्पेशली फूड आइटम्स की। लेकिन आप एक दफा सिर्फ चक्कर लगाकर आए, फ्रूट मार्केट में जाएं, एक दफा सब्जी मार्केट में जाएं या गोश्त खरीदने जाएं, तो आपको ये पता चलेगा कि लाहौर के अंदर आपको 200 तरह के रेट मिलते हैं और वो सब अपने आप को जस्टिफाई ये करते हैं कि हमने पीछे से महंगा लिया हुआ है। तो हुकूमत की सबसे पहली बात तो ये कि वो रेट तो फिर आप एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, आपने कोर क्वेश्चन इज, आपने बहुत अहम इशू उठाया। क्या सब्जी मंडी में जाके एक डेप्यूटी कमिश्नर जिस तरह से बेचारे ठेले पे बैठे लोगों को डांट रहा होता है, उनको कह रहा होता है 1 रुपए आपका प्याज क्यों महंगा है, 5 रुपए आपकी भिंडी क्यों महंगी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों के लिए रोजगार जनरेट करें? हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारा सिस्टम लोगों को मुस्तहकम रोजगार फराहम करने के लिए कोई ना कोई इकदामात उठाता रहे।
और उसको it's a very flagrant पकड़ रहे display, हैं, लेकिन वो जो it's a very flagrant display of authoritarianism, और वो इस वजह से भी है क्योंकि हमारे यहाँ टिकटॉक एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होने लग गई है। हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, हमारे पुलिस के आला अफसरान कोशिश ये करते हैं कि वो जो कुछ भी करते हैं वो टिकटॉक पर अपनी प्रेजेंस ज्यादा नजर आए, और क्योंकि वहां पे आपको रेटिंग ज्यादा मिलती हैं, व्यूज ज्यादा मिलते हैं, तो इस वजह से दे ट्राई टू बी एज heroic as they can। लेकिन ये बॉलीवुड की मूवी नहीं है, ना ये लॉलीवुड की मूवी है, तो आप घूंसे दिखाकर और धमकियां देकर आप चेंज नहीं बना सकते। चेंज तो लास्टिंग रिफॉर्म से ही आएगा, एंड यू आर सो राइट, चेंज तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से ही आएगा। उस महंगाई के कम हो जाने का क्या फायदा जब मेरी जेब में वो पैसे ही नहीं है कि मैं कम दामों पर भी अपने घर के अंदर राशन लेकर जा सकूं, अपने घर के अंदर दूध लेकर जा सकूं, अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। और फ्रैंकली स्पीकिंग वो सिचुएशन बेटर होती नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी हम एक लॉकडाउन में रह रहे हैं। लाहौर और बल्कि पूरा पंजाब इस टाइम एक लॉकडाउन के अंदर है। शॉप्स के आवर्स आपने 8 बजे तक कर दिए हैं, तो रेस्टोरेंट्स के आवर्स आपने 4 बजे तक कर दिए। तदारुक के लिए हुकूमत क्या करे? जी बिल्कुल, यू आर राइट, लेकिन ये दीज फील गुड मेजर्स, these look good in headlines, these look good on newspapers, लेकिन उसका एक्चुअल इफेक्ट कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ये तो हमेशा होता है, ये तो हर साल होता है, स्कूलों में छुट्टियां भी कर दी जाती हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट स्लैम कर रही है कि इस टाइम पंजाब, पहले सिर्फ लाहौर की बात की जाती थी, लेकिन अब पूरे पंजाब का ये फिनोमेना बन गया है कि ये हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा इस टाइम हमारी हवा है, हमारी फिजा है। तो बेहतर ये होता कि अगर 2017 के एक्ट को कॉपी पेस्ट करने के बजाय उन पॉलिसीज की तरफ ध्यान दिया जाता पहले से ही, मार्च से ही, जिन पॉलिसीज के काम आने का। हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने 5 अरब खर्च किए, 5000 मशीनें किसानों को दी ताकि वो बाकिया जलाने की बजाय जड़ों से उखाड़ फेंकें। जी वायलेटर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था, ब्रिक किल्न्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था, और नई रिपोर्ट जो सामने आई है पंजाब गवर्नमेंट की ही, उसके अंदर जो एग्रीकल्चरल वेस्ट और एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड स्मॉग है वो 3rd नंबर पे आती हैं। सबसे ऊपर वेहिकुलर एमिशंस आती हैं और उसके बाद इंडस्ट्रियल एमिशंस आती हैं। उसके भी बाद एंड में जो फुजला का जलाया जाना है, बाकियात का जलाया जाना है, उसकी वजह से स्मॉग के कंट्रीब्यूशन होती है। मुस्तफा तो कमाल पाशा साहब तो नहीं बात हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मुस्तफा कमाल पाशा साहब, दुर्रे अकरम साहबा जिस तरह कह रही हैं कि असल में रोजगार जनरेट किया जाना चाहिए, आपके ख्याल में हुकूमत के इकदामात ठेले पे बैठे साहब को डांटना मुनासिब है या रोजगार को जनरेट करवाना सही इकदाम होगा? आपने बहुत खूबसूरत बात कही, और जो आपने इतना तवील इंट्रो दिया वो बातें सच हैं, लेकिन वो सारा सच नहीं है। और जो हमारी मोहतरमा दुर्रे अकरम साहिबा ने बातें की, बहुत अच्छी बातें की हैं, ठीक, और मैं एग्री करता हूं उनसे, लेकिन आप पूरा सच बोल दीजिए ना। जी मैं वही कहने लगा हूं। आपका मुझे एक सवाल बहुत अच्छा लगा कि हुकूमत क्या करे। हुकूमत सिर्फ दुआ कर सकती है और वो कर रही है। हुकूमत जो है वो नमाज इस्तिस्का की दुआ करने के लिए कह रही है, तो हुकूमत के बस में तो अब सिर्फ यही रह गया है कि वो दुआ करे और नमाज इस्तिस्का की अपील करे। हमारी जो हुकूमती दुआ के साथ दवा जरूरी नहीं है? मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि उनके पास तो है ही नहीं ना। जो हुकूमती मशीनरी होती है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन चीजों को एड्रेस करने के लिए, वो तो है नहीं हमारे पास। ठीक, दुर्रे अकरम साहबा ने कहा कि वो जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में जो लिखा है वो ये है कि 83% जो स्मॉग बनती है वो फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से होती है। जी जी। और फॉसिल फ्यूल बर्न करने की सबसे बड़ी जो सोर्स है वो व्हीकल्स है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर है। ठीक है, उन पर तो किसी किस्म का हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे। और जो बाकी चंद परसेंट जो रीजन है वो, जैसे इन्होंने कहा कि बर्न करने की वो जो वेस्ट है, वो तो एक बहुत कम शरह है, उसके द्वारे हम हो गए हैं। ठीक है। तो बुनियादी तौर पे हुकूमत ये भी क्लेम करती है कि मैं यही रिपोर्ट पढ़ रहा था, तकरीबन 1.5 अरब के जुर्माने किए गए गाड़ियों को, और ना जाने कितनी
50,000 प्लस गाड़ियों के कागजात जब्त किए गए जी। और गाड़ियां बंद भी की गई जी। वो एग्जैक्ट फिगर्स में 50,000 के राउंड अबाउट गाड़ियों को बंद किया गया, प्लस उनके इन्हीं में से गाड़ियों के कागजात जब्त किए गए। और हुकूमत क्या करे? जी, मैंने बताया ना कि हुकूमत के पल्ले तो कुछ भी नहीं है करने के लिए सिवाय दुआ और नमाज इस्तिस्का। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल इनफरादी एफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आम नाजरीन में से आम बंदा ये समझे अगर मेरी गाड़ी धुआं देती है तो मुझे फौरन उसके इंजन को ठीक करवाना है। ये बड़ी आइडियल बात आप कर रहे हैं कि इनफरादी तौर पे कोशिश करनी चाहिए। हमारा मुआशरा इतना डेवलप नहीं है कि वो अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी तवज्जो दे। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, दुनिया में स्मोक के बारे में और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में जो आज से 15-20 साल पहले जो बात सामने आई थी वो ये था कि चीन सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बायस बन रहा है और दुनिया का सबसे आलूदा तरीन जो शहर था वो शंघाई था। वहां पर उन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया तो हमने देखा कि वहां पर उन्होंने दुनिया का सबसे बड़े जो एयर प्योरीफायर हैं वो शंघाई में लगे हुए हैं और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली है कि वो एयर प्योरीफायर जो स्मोक को जब सक करते हैं तो उसमें से जो कार्बन पार्टिकल हैं उनसे वो हीरे बना रहे हैं। अच्छा, दुनिया के सबसे बड़े एयर प्योरीफायर कहां पर है? जो दुनिया का आलूदा तरीन शहर था शंघाई, और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी से वो जो एयर प्योरीफायर हैं उनके जरिए तो वो स्मोक। पाकिस्तान वहां से सब कुछ इंपोर्ट करता है तो ये एयर प्योरीफाई क्यों नहीं? बहुत खूबसूरत आपने बात कही। चीन हमारा बहुत प्यारा दोस्त है और वो शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची हमारी उसके साथ दोस्ती है। शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समुद्रों से गहरी और सहराओं से ज्यादा वसी। ठीक है, लेकिन उसकी हालत ये है कि हमने जब उनके साथ ये शुरू किया सी पैक तो 64 अरब डॉलर के मुआहदे उनके साथ होने थे जो उन्होंने यहां पर लगाना था। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां अदम सियासी इस्तेकाम के बायस चीन ने पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो जो उसका गैर मुल्कियों के साथ दर्जाबंदी होती है, ठीक है, उसको उन्होंने 1 दर्जे कम कर दिया है और उनकी अब तवज्जो जो है मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान पे नहीं है और वो हटकर आगे जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी उन्होंने दोस्ती कर ली और वहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर ली है। हमारी हालत ये है। अब एक छोटी सी बात, इसमें कसूर हमारा है या चीन का है? इसमें कसूर 100% हमारा। मैंने तो आपको कहा कि हमारा पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिसियों का स्ट्रीमलाइन ना होना, सियासी हलचल का होना और हुक्मरानों की नाअहलियों का होना शामिल है, जिसकी वजह से हम इतने बड़े दोस्त को अपने उस मकाम पर नहीं रख सके। और आपको सुनकर हैरानगी होगी कि हम क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बुरी तरह शिकार हैं तो चीन ने अब ये कहा है कि ये जो हमारे लोग यहां पर काम कर रहे हैं इनकी हिफाजत के लिए हम खुद अपना सिक्योरिटी का निजाम यहां पर ले आते हैं। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। पाकिस्तान ने इनकार किया है जी, कर दिया है ना। ये शर्मनाक बात है कि हम गैर मुल्कियों को। सब एक इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि जहां जहां पुलिस चीनियों की सिक्योरिटी के लिए है वहां हमले होते हैं, जहां फौज होती है वहां अभी तक एक वाकया भी रिपोर्ट आपने कहा ये तो बिल्कुल क्लियर है तो कि क्यों ना किया जाए कि जहां जहां चीनी हैं और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारी फौज उन्हें सिक्योरिटी दे दे। अब ये चीज जो है हमारे जो सोचो विचार करने वाले हल्के हैं उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं एक बड़े हम्बल अंदाज में ये बात कहूंगा कि फौज को पुलिसिए के बराबर लाकर खड़ा न किया जाए। हमारी जो मुसल्लह फौज है इस वक्त गुज़श्ता 20 साल से वो ख्वारिज के खिलाफ वो जो दुश्मन है इस मुल्क के, जो टीटीपी है, खुरासानी ग्रुप है और जो पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान पर हमला आवर कुव्वतें हैं, हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है। तो खुदा के लिए हमारी फौज को बड़े काम के लिए रहने दें, उन्हें लोकल पुलिस तो लेवल पर ना लाएं। देखिए चीनियों के प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा लाहे अमल जो आपके जहन में हो कि यह किया जाए तो चीनी आराम और सुकून से पाकिस्तान में काम कर सकते। अच्छा, एक बात मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, मुझे मौका दीजिएगा जी। जिस वक्त ये आज से कुछ 8-9 साल पहले
जो दहशतगर्दी जो है बहुत ज़्यादा अरूज पर थी, तो हुकूमत पंजाब ने पाकिस्तान ने फैसला किया था कि ये जो सिक्योरिटी के लोग हैं, ये जो गार्ड्स हैं, इनको सर्टिफाई किया जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ये भी उस दहशतगर्दी की जंग में एक हिस्सा बन जाएं हमारी सिक्योरिटी अपरेटस का। ठीक है। तो उसके लिए हुकूमत ने एक इदारे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हुकूमत पंजाब ने। ठीक है कि भाई, और उसके लिए खतीर रकम मुख्तस की गई, उस इदारे ने ट्रेनिंग देने के लिए पूरा सिस्टम बनाया। राइट। और अल्टीमेटली नतीजा ये निकला कि वो प्रोजेक्ट और बुरी तरह नाकाम हो गया। इस वजह से नहीं कि रिसोर्सेज नहीं थे, इस वजह से कि उस सरकारी इदारे के पास इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो उन लोगों को वो भी नेपोटिज्म के जरिए, फेवरेटिज्म, अल्लाह भला करे। मैं आबिद नज़ीर साहब छोटी सी बात करूंगा कि हमारा सरकारी निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुझे नाकाम हो चुका नजर आ रहा है। ठीक है, दुरे अकरम साहबा की जानिब चलेंगे। दुरे अकरम साहबा, एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक तकरीबन 60% पुलिस जो है वो प्रोटोकॉल्स पे लगी हुई है। तो आप नहीं समझती कि वो जो प्रोटोकॉल पे पुलिस लगी हुई है उसको फौरी तौर पे हटाया जाना चाहिए और उस पुलिस को मुस्तैद पुलिस बनाया जाए और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि ये मतलब वो खाबे खाते रहें, ना कि उनकी बंदूकों को जंगाल लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं उन्होंने आखिरी गोली कब चलाई थी और बंदूक की था कैसे होती है। मैं आपकी इस बात को आपकी पिछली बात से कनेक्ट करूंगी। अभी आप दोनों माय ऑनरेबल कॉलीग्स, आप दोनों ने ये बात की कि चाइना को हमारी सिक्योरिटी से खदशात हैं एंड वेरी वेल जस्टिफाइड, और इसके लिए हमें ये भी सोचा जा रहा है कि फौज को ये ड्यूटी दे दी जाए। एक तरफ हम कहते हैं हमने अपने मुल्क को और अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ हम कहते हैं हमने इंडिया को और सऊदी अरेबिया के मॉडल के ऊपर जाना है, ये दुबई के मॉडल के ऊपर जाना है। तो आप जेल बनाकर, गेटो बनाकर आप ओपन नहीं कर सकते, आप जंजीरों के अंदर ओपन नहीं कर सकते। हमारा मसला खवारिज का है, ये एक बहुत बेसिक मसला है, एक अंडरलाइंग मसला है, लेकिन उससे डील करना हमारी स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफ कोर्स वहीं पे आपकी दूसरी बात आती है कि लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स जब तक इफेक्टिव ही नहीं होंगे तब तक हम पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट के सब एलाइज ने इलेक्शन के दिनों में ये कहा था कि हम वीआईपी प्रोटोकॉल के खिलाफ हैं, हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। बिलावल ने भी यही बात की थी, मरियम ने भी यही बात की थी, हर पॉलिटिकल लीडर ने यही बात की थी। लेकिन 8 फरवरी के बाद उनमें से किसी ने भी इसके ऊपर काम करने की या अपना स्टैंड लेने की जिसारत नहीं की, अब तक तो नहीं कर पाए। पंजाब गवर्नमेंट वाज इन द न्यूज ओनली रिसेंटली, जब पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा व्हीकल्स प्रोक्योर की थी, शायद 80 व्हीकल्स प्रोक्योर की थी फॉर इट्स मिनिस्टर्स एंड द वीआईपी प्रोटोकॉल। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जब तक हमारे अशरफा, हमारे आला, हमारे जी जब तक वो आम इंसान की स्ट्रगल को फील नहीं करते न, जब तक उन्हें ये रियलाइज नहीं होता कि जब सबको सिक्योरिटी मिलेगी तो हमें भी सिक्योरिटी मिलेगी, पाकिस्तान जब सबके लिए सेफ होगा तो मेरे लिए भी सेफ होगा, तब तक शायद वो खुद भी सीरियस नहीं होंगे पाकिस्तान को सेफ करने के लिए, हमारी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करने के लिए। यू आर कंप्लीटली राइट, आई एग्री विद यू ऑन दैट। अच्छा ठीक है। अच्छा दुरे अकरम साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये स्मॉग की जो छुट्टियां हैं ना 17 से 24 तक, इनके दौरान जो टीचर्स हैं उन्हें कन्वीनियंस अलाउंस नहीं मिलेगा और साइंस टीचर्स को साइंस अलाउंस नहीं मिलेगा। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक खबर आई है। अब मैं आपके सामने एक फैक्ट रख देता हूं। जो 14वें स्केल का एक सरकारी उस्ताद होता है ना, उसका जो कन्वीनियंस अलाउंस होता है वो 2800 समथिंग होता है और एक सरकारी उस्ताद के मुताबिक उसका तकरीबन खर्चा, अगर सिर्फ वो 30 किलोमीटर आना जाना यानी 15 किलोमीटर दूर जाता है जॉब करने, तो वो महीने का मोटरसाइकिल पे, नॉट ऑन कार, मोटरसाइकिल पे तकरीबन 8,000 रुपए आता है और उसका वो 2800 समथिंग उसे नहीं मिलेगा इस स्मॉग की छुट्टियों के दौरान। क्या समझती हैं ये इंडोस्ड है? जी बिल्कुल भी नहीं। बात यह है कि ये हमारी गलती नहीं है जिसकी सजा हमें मिल रही है। हमें फिर दोबारा सैक्रिफिशियल लैम्ब बनाया जा रहा है और हर तरीके से बनाया जा रहा है। हमें ही कहा जा रहा है कि हम ही ऐसी फिजा में सांस लें जहां पे सांस
जिसको क्लीन और क्लियर देना हमारी गवर्नमेंट का प्रायोरिटी था और हमारा राइट था। फिर उसके बाद हमें ये कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं तो वो भी हम सजा भुगतेंगे, वो सजा स्टेट तो नहीं भुगतेगी। और उसी के साथ साथ जो सर्विंग क्लास है, जो आपके जॉब सीकर्स हैं, उनको स्टाइपेंड्स नहीं मिल रहे, उनको उनकी पेज नहीं मिल रही। तो ये हम तो सिर्फ और सिर्फ सजा काट रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हमारा क्राइम नहीं है जिसकी वजह से हम सजा काट रहे हैं। ठीक है मुस्तफा कमाल पाशा साहब, क्या टीचर्स का 14वें स्केल के उस्ताद का जिसका मेडिकल अलाउंस इन टोटल 1500 रुपए होता है, और 1500 रुपए किसी भी अच्छे डॉक्टर की फीस नहीं है आजकल, उसके 2800 समथिंग काटना कि ये भाई आपको छुट्टियां हैं, इस दौरान आपको ये मेडिकल अलाउंस नहीं मिले, ये कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। इज इट राइट? मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको मैं कहता हूँ बुराक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेसी और जो सरकारी मुलाजमीन की अशराफिया है, वो हर वो कदम उठाती है जिसके नतीजे के अंदर मुलाजमीन के दरमियान अनरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है, पूरी कौम इस वक्त भुगत रही है स्मोक को। ठीक है, तो उसमें आप ये जो छोटे से तबका है टीचरों का, उन पर ये अलाउंस खींच लें तो ये मजीद इरिटेट करने वाली बात है ना। यस। तो ऐसे अहकामात जो लोग प्रपोज करते हैं, सरकारी अशराफिया ब्यूरोक्रेसी जो है, उनको टेकन टू द टास्क होना चाहिए। उनको हमें हुक्मरानों को, हुक्मरान जमात को, हुक्मरान पार्टी को, उनको शट अप कॉल देनी चाहिए। ठीक है सर, मुझे ये फरमा दीजिए कि एक 14वें स्केल का जो उस्ताद, सरकारी उस्ताद है, उसकी बेसिक सैलरी 27,775 रुपए है। 27,775 रुपए में 1,500 रुपए मेडिकल अलाउंस देना, या एक वो उस्ताद जो महीने की सिर्फ 4 छुट्टियां उसे हैं, और वो मतलब कम से कम 26 से 30 किलोमीटर फासला होता है किसी भी उस्ताद। हाँ, सिफारिश पे किसी का करीब कोई अपॉइंटमेंट हो जाए तो वो एक अलग बात है। क्या ये जुल्म नहीं है, एक पढ़ा लिखा तबका, सरकारी उस्ताद जो कौम का मेमार है, उसको इतनी कम तनख्वाह देना, और जब ये थोड़ा सा कोई मुश्किल वक्त आए, वो भी तुम्हारी मोटरसाइकिल का पेट्रोल चूंकि नहीं डला उसमें, इसलिए तुम्हारे 2875 रुपए काटे जाते हैं। अच्छा, आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं आबिद नसीर साहब, प्लीज, कि सरकारी मुलाजमत में जो सबसे बड़ा चंक है वो महकमा तालीम के मुलाजमीन का है, और सबसे ज्यादा जो ड्यूटियां देते हैं सरकारी ड्यूटियां, अदर देन टीचिंग, अदर देन देयर ओन स्पेसिफाइड ड्यूटीज, वो महकमा तालीम के जो एम्प्लॉइज हैं, खवातीन और हज़रात, वो देते हैं। और सबसे ज्यादा जो जुल्म होता है, जो नाइंसाफी होती है, वो भी इन्हीं मुलाजमीन के साथ। अच्छा पाशा साहब, आपने ना एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट रेज कर दिया कि जो खवातीन हैं खास तौर पे, ये जो मर्द असातिज़ा की बात हो रही है, वो तो बेचारे मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं। जो खातीन हैं उन्हें वैन या रिक्शे का इंतजाम करना पड़ता है, और उनका जो कन्वेंस पे लगता है महीने का राउंड अबाउट 15 से 20 हजार लगता है। आम सी बात है। आबिद नसीर साहब, अगर आप इस मौजू पर सोलो प्रोग्राम करें जी, तो आपको ऐसी बातें मैं बता सकता हूं, जो खवातीन के बारे में, टीचर्स के बारे में जो आपने कही है, कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये 5 मिनट ले लीजिए ना, अवाम इस हवाले से आगाही चाहती है। और मेरे तक ये स्पेशल असातिज़ा ने अप्रोच किया कि सर हमारे लिए बात कीजिए, मतलब हम पहले ही बड़े क्राइसिस में होते हैं, हमारी मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, हमारी जेब में 100 रुपया नहीं होता हम पंचर लगवा सकें, और हमारा अभी ये स्मॉक की छुट्टियां हुई हैं तो कहा जा रहा है कि कन्वेंस अलाउंस काट लिया जाएगा। अच्छा, आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ये हमारे जो कारपरदाजान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जो सोच विचार करते हैं, उन्होंने पता क्या किया है, स्कूल कॉलेज और ये तो बंद कर दिए हैं, अमले को बुला लिया है। ये भी एक बहुत बड़ी मकाना पॉलिसी चल रही है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। होना तो ये चाहिए कि जब आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद कर दी हैं तो शट डाउन हो जाना चाहिए, बंद हो जाए, वो अमले को बुला रहे हैं। ठीक है, दुरे अकरम साहबा चूंकि खातून हैं, खातून से पूछता हूं, मतलब बीइंग मतलब आपकी फैमिली में कोई ना कोई खातून उस्ताद जरूर होगी, आप क्या समझती हैं कितना कन्वेंस का खर्चा पड़ता है एक फीमेल उस्ताद को?
दुर्रे अकरम साहब? ऑन द बैक ऑफ माई हेड आपने जाहिर है रिक्शा लगवाना है, और या अगर आपने रिक्शा नहीं लगवाना तो आपने अपने किसी भाई को या अपने खावंद को पाबंद करना है। जी अगर रिक्शा लगवाना है तो कोई भी रिक्शा इस टाइम 8-9 हजार से कम तो नहीं पड़ता होगा। ठीक है। और अगर आपने उन्हें पाबंद करना है तो आपका पेट्रोल का खर्चा भी है, और आपके मियाँ या आपके वालिद या आपके भाई की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी है, जो उन्होंने अपने काम से टाइम निकाल के आपको छोड़ के आना है और आपको वापस लेकर आना है, तो वो भी काउंट करता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बहुत बड़ी है। और मेरा जहां तक ख्याल है, असातिज़ा को बुलाया गया है, उन्हें कहा गया है कि आप आए स्कूल में, नहीं, क्योंकि पंजाब में लॉकडाउन है। ऑनलाइन जी क्लासेस बुलाया गया है, जी बुलाया कि मैं यही तो बता रहा हूँ मुझे भी यही पता है कि उस्तादिया को बुलाया जा रहा है, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस के लिए असातिज़ा को बुलाया जा रहा है? जी बुलाया जा रहा है उनको। नहीं, मैं सरकारी असातिज़ा की बात कर रहा मैं हूं। वो सरकारी तो- बता रहा हूँ आपको। वहाँ तो मैं वसाइल मुझे ही नहीं है यही कि मेरे ऑनलाइन पास क्लासेस ये होंगी। इत्तला है कि उन्हें बुलाया जा रहा है। बात कर रहा हूँ, ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। मेरी एक बेटी महकमा तालीम में, ठीक। मैं अभी नाम नहीं बता सकता, ऐसी मसाइल उसके लिए पैदा होंगे, तो मैं ये बराह रास्त फेस कर रहा हूँ अच्छा, कि उनको बुलाया जा रहा है। वसाइल हैं ऑनलाइन के या नहीं है, इंटरनेट है उनके इदारे में या नहीं है, ठीक है। उनको बुलाया जा रहा है। और फिर आपने कहा तो ये तो पॉलिसी बहुत हैज़ार्ड सी है। इस पॉलिसी का फिर अच्छा, मतलब एक क्या बात होगा और मैं कि आपको एक तरफ बता दूं, आप मिसाइल की सर्विस बात हो ले रही रहे हैं है, और आप ठीक उन्हें है। चार्ज उन्हें पे नहीं कर रहे। अच्छा, मिसाइल की बात आपने कही तो मैं दुर्रे अकरम साहबा से एक जवाब ले लूं, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाना है जी। हमने। दुर्रे अकरम साहबा, आप चूंकि आपने लीव भी करना है हमें, मुझे ये बता दीजिए कि मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए, और क्या ये मीडिया की तनकीद की वजह से इतनी जल्दी वापस आए, या आपके ख्याल में उनका प्लान था? नहीं जी, प्लान भी वैसे था। मरियम नवाज 1 हफ्ते की ही छुट्टियों का कहकर गई हुई थी, वैसे थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी छुट्टियां, और जो ब्यूरोक्रेसी थी उनके बीच में, उनके अंदर तो खबर यही थी कि शी इज गोना कम बैक सून। लेकिन मीडिया का बहुत बैकलैश हुआ है। मीडिया ने मैरी एंटोनेट तक कहा है मरियम नवाज को, मीडिया ने नीरो तक कहा है मरियम नवाज को, मीडिया ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी क्रिटिसाइज करने की। वजह है, वैलिड है, जब आपका मुल्क इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा है, आपका सूबा इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो आप बाहर बैठ के उन्हें आइडियाज नहीं देंगे, बाहर बैठकर उन्हें मशवरे नहीं देंगे मास्क पहनने के। आप कम से कम अपने आप को तो दिखाएंगे दैट यू आर स्टैंडिंग इन द फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक। आप चाहे दुर्रे स्मॉग अकरम से साहबा, डील कर, ये भी फरमा दीजिए, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो वर्कर है वो तो इनको चोर कहता है, डाकू कहता है, करप्ट कहता है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वो मां बहन की गाली देता है। इज इट ट्रू कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर भी इतना बदतमीज है जितना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वर्कर है? जी, इसका सहरा तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जाता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जितनी जलालत और जितनी आप गंद कह सकते हैं हमारे पॉलिटिकल कल्चर में इंजेक्ट किया, जाहिर सी बात है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो फिर हर जगह ही अब तो ये रंग आ गया है। हर जगह वो कहते हैं जो दिखता है वो जो बिकता है वो दिखता है, तो वो बिक अब रहा है, तो जाहिर है वहां भी ये हो रहा है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अजहर सदीक अभी भी साहब- टॉप ऑफ द लिस्ट पीटीआई का सपोर्टर है। जी, अजहर सदीक साहब और उज़मा कारदार साहबा एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो अजहर सदीक साहब बड़े फख्र से कह रहे थे कि यहीं अभी बहस होगी, मैं सिर्फ इनको बुरा भला कहूंगा, ये मेरे थप्पड़ मारेंगी। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाथ उठाने तक जाती है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिर्फ बदतमीजी करती है। क्या मतलब लोगों का अब इंटेलेक्ट रह गया, क्या इंटेलेक्चुअल लेवल रह गया कि वो ये समझते हैं गाली देना इंडोर्स्ड है, वो ये समझते हैं मतलब दूसरी जानिब से अगर है कि हाथ उठाना भी जायज है? क्या इस गंदगी को हमें खत्म करने की जरूरत नहीं है? इस गंदगी का मौजूद कौन है और इसके मुहर्रिकात क्या हैं आपके ख्याल में? जी, दिस गोज टू द वेरी फैक्ट कि इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा है। मैंने खुद निजी महफिलों में देखा है कि लोग एक दूसरे को इस बात से थ्रेटन करते हैं कि अगर तुमने मेरे लीडर के बारे में कोई बात की तो मैंने उठ के तेरे मारना है, मैंने तेरा मुंह तोड़ देना है। तो दिस हैज बिकम अ वेरी नॉर्मल एंड वेरी कोशर टॉक नाउ। हमारे यहाँ अब ये समझा जाता है कि ये बातें शायद पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा है, क्योंकि हम अपने लीडर्स को ये बातें करते देखते हैं ना, मैंने तेरे सर पे बोतल मार देनी है, ग्लास उठाकर मार देते हैं, और भी बहुत वाहियात बातें हैं जो हमारे लीडर्स टेलीविजन के ऊपर बैठकर कर रहे होते हैं, पार्लियामेंट्स में कर रहे होते हैं। तो फिर जाहिर है वी आर सपोज टू फॉलो देम आइडियली। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर एहसन महमूद साहब और स्टूडियोज में मौजूद होंगे मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। और नई खबर यह है
कि लंदन से चलते हुए नवाज शरीफ ने यह कहा है कि यह तासुर गलत है कि मुझे वजीर आजम बनने से रोका गया, मैंने खुद वजीर आजमशिप ली नहीं। डॉक्टर एहसन महमूद साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, हाउ डू यू थिंक, क्या नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया नहीं गया, या वाकई उन्होंने कहा था कि अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो मैं वजीर आजम का उम्मीदवार ही नहीं हूं? देखें, ये तो सियासत में एक बहुत अहम मरला है पाकिस्तान के लिए कि जिसमें सिर्फ एक बात को फरोग मिल रहा है, वो है दरोगई और झूठ। यानी आपका जो जी चाहे आप कर दें, आप फॉर्म 47 बना दें, 45 पे जीता कोई हुआ था, यास्मीन राशिद जो है वो जीती हुई है लाहौर में, ठीक है, और जो कुछ उधर हरीपुर में हुआ वो भी आपके सामने है। तो इसके बाद भी अगर कोई वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हो तो मैं तो समझता हूँ कि उन्हें 10 दफा सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ और किस तरह कर रहा हूँ। ये कौम 25 करोड़ अवाम है, ये एक पाकिस्तान एक खित्ते का एक बड़ा मुल्क है, सार्क ममालिक में जो 8 ममालिक है जनूबी एशिया के, उसमें एक अहम जोग्राफियाई हैसियत का मालिक है। तो ये अगर हम इस तरह के इख्तियार और इक़्तिदार की तब्दीली और वजारत उज़्मा के इस तरह के तरीके से अब शिकार रहे या होते रहे या हो रहे हैं, तो फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर फल्लाह, फिर तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है ना। देखे ना हालात कहाँ जा रहे हैं। और अगर वो ये कभी हो नहीं सकता कि वो वजारत उज़्मा उन्हें मिल रही थी तो उन्होंने रिफ्यूज कर दी, उनका तो आने का जवाब ही कोई नहीं था। अगर वो वजारत उज़्मा उन्हें मिल रही थी तो वो इधर अगर आए हैं तो इसीलिए आए थे ना कि कबूतर खाली उड़ाने तो नहीं आए थे ना, वो तो इसलिए आए थे कि शानदार लैंडिंग हुई थी, इसी मकसद के लिए हुई थी। मुस्तफा कमाल पाशा साहब का वर्डिक्ट ले लेते हैं ये, चूंकि नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत भी बहुत करते हैं। नहीं, मोहब्बत तो मैं करता हूं क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो नलायक सियासतदानों से भरी हुई है और मौजूदा दौर में भी नलायक तरीन सियासतदान मैदान अमल में हैं, तो उस वाले से अगर नवाज शरीफ साहब का मुआजना किया जाए तो वो एक कामयाब वज़ीर आज़म के तौर पे, और उन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में लैंडमार्क छोड़े हैं। सर मैं यहाँ गुजारिश करूं, मैं पहले सर मेरी गुजारिश सुननी पड़ेगी, मैं जान की अमान पाऊं तो गुजारिश करूं, मतलब इतने कामयाब वजीर आजम कि अपने लिए एक हॉस्पिटल नहीं बना सके। ये बच्चों वाली बात है, ये बच्चों वाली बात है। क्यों बच्चों वाली बात है सर? वजीर आजम इलाज करवाएगा हमारा जाके लंदन में और हम यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में पड़े पड़े मर जाएंगे। अहमद नसीर साहब, आपके चैनल की विसातत से मैं अपने आपके व्यूअर्स के साथ ये चीज शेयर करना चाहता हूँ जी। मैं एक मुनासिब आमदनी वाला आदमी हूँ, ठीक। मुझे जब तकलीफ होती है मैंने अपनी नजर चेक करवानी थी, ठीक है, तो 200 रुपए के अंदर भी नजर चेक हो जाती है, और एक डॉक्टर है जो 3,500 रुपए लेता है, ठीक है, वो भी चेक हो जाता है, राइट। मैं 3,500 रुपए अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैं 3,500 रुपए वाले के पास गया, ठीक है, मैं 200 रुपए वाले के पास नहीं गया। ये ऑप्शन मौजूद है कि इफ आई कैन अफोर्ड आई शुड गो टू द बेस्ट। इसी तरह मरीम नवाज, मेरी सुन लें डॉक्टर साहब, बात सुन लें, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। एक बंदा अफोर्ड कर सकता है लंदन जाके इलाज कराए, लंदन छोड़ के वो अमेरिका जाके इलाज कराए, लेकिन यहां तक दुरुस्त है। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा पब्लिक फिगर हैं, तो उनके लिए बेहतर यही होता कि वो यहां पर रहकर इलाज करवाते। जैसे कि मैं इमरान खान का आर्च क्रिटिक हूं, लेकिन उनकी इस बात की मैं बड़ी कहता हूं कि वो उन्होंने अपने राज के लिए हमेशा पाकिस्तान के अपने शौकत खानम को प्रेफर किया, ये उनकी बड़ाई है। अब आते हैं कि उनको वजीर आजम वजारत उज़्मा उन्होंने क्यों नहीं ली। बात यह है ली नहीं है या उनको मिली नहीं है, बहरहाल वो वजीर आजम नहीं है। और जब वो आए थे तो वजीर आजम के तौर पर उन्होंने लैंड किया था, और मुस्लिम लीग नून ने जितनी वो चलाई थी इलेक्शन कैंपेन, उसमें नवाज शरीफ वजीर आजम ही थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो वोटर है वो नवाज शरीफ का वोटर है। और ये हमें बात मान लेनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब, एक तो ये है कि वो उतने वोट नहीं ले सके जितने की तवक्को की जा रही थी, दूसरा जो हालात बने उन हालात में नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया, नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया, ठीक है, और उस रास्ता रोकने वालों में उनकी पार्टी के अपने लोग शामिल थे। और अगर मैं जान की मान पाऊं अर्ज करूं तो उसमें उनके भाई साहब भी शामिल थे। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब पहले तो पाशा साहब की इस बात पे कमेंट कर दीजिए
कि अधिकार है जनाब, कहीं भी जाके, ये अमीर लोग हैं, तगड़ा पैसा है इनके पास जमा किया हुआ, ये बाहर जाके इलाज करवा सकते हैं, बीइंग द मतलब पब्लिक फिगर इन द सेंस कि वो पब्लिक सीट पे रहे, वो सियासतदान हैं, वो 3 दफा वजीर आजम रहे, और एक जो मरियम नवाज हैं सिटिंग सीएम पंजाब हैं, क्या उन्हें बाहर जाके इलाज करवाना चाहिए? डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपको छोटी सी एक छोटी सी बात पिछली बात से कनेक्टिविटी में कह दूं। आपको याद होगा कि जब जिस दिन इलेक्शन था जिस दिन, उससे एक दिन कबल यानी 7 फरवरी को आप सारे पाकिस्तान के अखबारात उठा के देख लें, बड़े छोटे सब, ठीक है, सब में जो बड़ा एक लीड लगी हुई थी, पाकिस्तान को नवाज दो। ठीक, हाँ, ये बड़ी लाइन थी। और आपको याद होगा, अगर ये उनकी ख्वाहिश नहीं थी तो फिर ये किसने छपवा दिया अखबारों में? नंबर एक बात ये, वो खुद बनना चाहते, उनकी लाइन ये थी जी, पाकिस्तान को नवाज दो, बड़ा बड़ा दिल से चाह रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। इस वक्त वो गलत बात है कहना कि मैं नहीं बनना चाहता था। दूसरी बात सर, अब ये बताइए कि इलाज बाहर जाने वाली, जो बाहर जाने, जी अब इलाज वाली बात सुन लें सर, एक बात नोट फरमा लें कि वो शख्स जिसकी औलाद बाहर, जिसकी बच्चे बाहर, जिसका कारोबार बाहर, जिसकी रहायश बाहर, जिसकी खाना पीना बाहर, जिसकी शॉपिंग बाहर, जिसकी दुनिया की हर चीज बाहर, उसके साथ बाहर, उसका इलाज भी बाहर ही होना है, वरना और क्या होना है? मुझे बताएं, उनका यहाँ है क्या? यहाँ उनकी एक चीज है सिर्फ। पाशा साहब कह रहे हैं ये बच्चों वाली बात है कि किसी साबिक वजीर आजम को, साबिक या मौजूदा सीएम को इस बात पे हदफ तनकीद बनाना कि आप बाहर जाके इलाज क्यों करवाते हैं, आपने कोई एक हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया जहां आपका इलाज हो सके? मैं कहता हूं सर कि इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता कि कोई शख्स वो एमएनए एमपीए बनना चाहे, वजीर आला बनना चाहे, वजीर आजम बन जाए या बनना चाहे, या उसका भाई वजीर आजम हो, तो उनके बच्चे बाहर हो, उनके पास उस मुल्क की जो उसकी खानदान की नेशनैलिटी दूसरे मुल्क की हो, उस मुल्क से जाके वो इलाज करवाएं। ये इस मुल्क पे मिसट्रस्ट है, ये पाकिस्तान के साथ धोखा है, ये पाकिस्तान के निजाम के साथ एक फरेब है, ये पाकिस्तान के साथ एक ज्यादती है, ये पाकिस्तान के अवाम को एक बेवकूफ बनाने का तरीका है, ये पाकिस्तान के अवाम को एतमाद को ठेस पहुंचाने वाली बात है, ये पाकिस्तान के अवाम के आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि मैं अफोर्ड करता हूं तो मैं बाहर से जाके शॉपिंग करूंगा, मैं अफोर्ड करता हूं तो मैं जाके बाहर से कपड़े खरीदूंगा, मैं अफोर्ड करता हूं तो बच्चों को तालीम बाहर से दिलवाऊंगा। और भाई आप अफोर्ड करते हैं तो शौक से करवाएं, लेकिन इस मुल्क की तो जान छोड़ें। इस मुल्क के साथ क्या आपका ताल्लुक है? इस मुल्क के इक़्तिदार पे आपने नफी कर दिया आपकी बात की कि आप तो हुक्मरानों के साथ मिले हुए हैं। मैंने तो आपको कहा है कि बतौर हुक्मरान उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना, मुझे आधी बात को कर रहे हैं, मिस कोट कर रहे हैं मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि ये हर बंदे का हक है, जो अफोर्ड कर सकता है वो बाहर जाए, अमेरिका जाए, बरतानिया जाए, ये उसका हक है। और मैंने उसको सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई किया है कि मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूं। मैं साबिक वजीर आजम की बात कर रहा हूं, मैं मौजूदा सीएम की बात, मैं उसी के लिए कह रहा हूं कि ये मुनासिब नहीं है कि वो इस तरह बाहर जाकर इलाज करवाएं। ये तो मैंने कहा है, मुझे मिस कोट तो नहीं करें। ये चाइल्डिश बात कैसे हुई? आप कह रहे हैं ये बच्चों वाली बात है कि मैंने तो उन्हीं की बात की थी। मैंने तो एक हक मौजूद है एक शहरी के तौर पे, वो जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, गरीब आवाम। और मैं एक मिसाल देना चाहूंगा छोटी सी। जी जी, हिंदुस्तान की तारीख के अंदर सबसे बड़ा नाम जो है जिसने हिंदुस्तान की तमीर और तरक्की की बुनियादें रखी, वो जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एक अमीर बाप के बेटे थे और आला कपड़े पहनते थे, बाहर के पड़े हुए थे। तो सियासत में जब वो आए तो उनके वालिद साहब ने उनको मना किया कि यार छोड़ो सियासत को, तो अच्छी जिंदगी गुजारो। तो वो नहीं माने जवाहरलाल नेहरू साहब। फिर एक दिन जब वो घर वापस आए जवाहरलाल नेहरू साहब, तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे से हर सूट उनका गायब है, उनके सिगार के डब्बे गायब हैं, परफ्यूम की बोतलें गायब हैं, और 2 जोड़े खद्दर के पजामा कमीज और टोपी लटकी हुई है। ठीक है। तो वो अपने वालिद साहब के पास गए तो उन्होंने कहा, अब्बा जी आप नाराज हैं कि मैंने आपका कहना नहीं माना? ठीक है। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटे, मैं तो आखिरी बंदा होऊंगा जो तुमसे नाराज हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम जिन गरीब लोगों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हो, जिनके हकूक की जंग लड़ने के लिए तुम मैदान में उतरे हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हें एहसास हो कि वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उनका लिबास, उनका तर्ज जिंदगी इख्तियार करो, ताकि तुम्हें पता हो कि ये गरीब लोग जिनकी तुम जंग लड़ रहे हो वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं। पाशा साहब, फिर आप उन्हें हौसला क्यों दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान
इफ दे कैन अफोर्ड जी। दे कैन गो। ये हक मौजूद है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये नहीं छीन सकते हम, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, अवाम की सर बात हम करते क्यों हैं। के तो बात कर रहे हैं कि क्योंकि वो पब्लिक फिगर है हाँ। इसलिए नहीं जा सकते। हाँ, इसलिए नहीं पहली बात तो कर ही नहीं रहे हम ना। हाँ, तो उसको नहीं जाना चाहिए, बता तो दिया ना, आप अपनी बात मेरे मुंह में न डालें। डॉक्टर एक्शरी के तौर पे उनका हक है कि वो जाएं जहां चाहें, लेकिन ठीक है। क्योंकि वो सर अवाम आखिरी के 4 मिनट है हमारे पास। डॉक्टर साहब 24 नवंबर इमरान खान की कॉल कितनी कामयाब रहेगी? देखिए सर, मैं तो एक गली पे चलने वाला आदमी हूँ, सड़क पे चलने वाला आदमी हूँ। मैं आपको दिल की गहराई से कहता हूँ ठीक। कि अगर पीटीआई की जो क़यादत इस वक्त जेल से बाहर है, उन्होंने खलूस और मोहब्बत से काम लिया, उन्होंने अगर मेहनत और तंदुही से अपने आप को पेश किया, तो जितनी इस वक्त आवाम बिखरी हुई है, जितना लोगों को गुस्सा है बिजली के बिल्स का, महंगाई का, बेरोजगारी का, बढ़ती हुई फिक्र और फाका का, अच्छा हुकूमत को भी इस बात का इदराक है सर। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, हुकूमत को भी इदराक है इस बात का। हुकूमत ने 15 को पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी थी, हुकूमत ने नहीं बढ़ाई, जबकि आलमी मार्केट के मुताबिक कीमतें बढ़ाना जुज़्वे ला यनफक था सिस्टम का। सर नहीं, आलमी मार्केट में तो तेल सस्ता हुआ है, नहीं सर, कीमतें कम होनी चाहिए थी। और नहीं सुन पा रहे आबिद साहब, जरा मुझे मौका दे इस सवाल का जवाब आपको दूं। जी सर मैं आपसे अर्ज करता हूं सर, मेरी अर्ज सुन ले। 24 नवंबर पाकिस्तान का मुकद्दर बदलने की तारीख है। इस दिन आवाम को एक मौका मिलेगा जिससे वो अपनी जान उन लोगों से छुड़वाने में कामयाब हो जाएंगे जो 77 साल से पाकिस्तान को जूं की तरह चिमटे हुए हैं और लहू चूस रहे हैं। बेचारे और कौन से आम 77 आदमी साल से, जिसके जहां यहाँ अयूब खान, जनरल ज़िया-उल-हक, जनरल याहिया, मुशर्रफ, इतना तो मतलब इस मुल्क में मार्शल लॉज लगे रहे, ये बेचारे 77 साल से कहां आ गए? वो लफाजी कर रहे हैं, बाकी मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं जी, मैं किसी को क्यों जनाब, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैं तबका इशराफिया की बात कर रहा हूं। पल्ले कुछ है बादशाह साहब आप बताइए प्लीज। गुजारिश ये है, आपने जो सवाल किया उसका बराह रास्त जवाब ये है कि पीटीआई की जो बैरूनी क़यादत है वो तो मुकम्मल तौर पे अदम इत्तेफाक कर रही है। ठीक, ये अपने गौहर अली खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब, ये बिल्कुल इस बात के खिलाफ हैं कि ये इस वक्त नहीं है कि ये एहतजाज की कॉल दी जाए, जबकि जो असल क़यादत है इस वक्त इमरान खान साहब की, उनको वाकयात का इदराक ही नहीं है कि मुल्क के हालात क्या है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब से इमरान खान साहब जेल में हैं उस वक्त से 5 कॉलें दी जा चुकी हैं, ये 6ठी कॉल है। 5 कॉलों का जो असर हुआ है वो आपके सामने है। 6ठी कॉल जो है उसका भी यही असर होने जा रहा है जो पहली 5 कॉलों का हुआ है। और मुझे एक डर भी नजर आ रहा है कि मुमकिन है इमरान खान साहब हस्बे साबिक, क्योंकि उनका एक ये सियासी हिकमत अमली है यू टर्न लेना, तो इस आखिरी कॉल पर भी मुमकिन है वो वी टर्न ले लें। ठीक, यू टर्न लेंगे, वी टर्न लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर एहसन महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और दुर्रे अकरम साहबा हमारे पैनलिस्ट में मौजूद थी। 24 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट है, देखते हैं कि इस दौरान क्या डेवलपमेंट होती है। इमरान खान के चाहने वाले जाके उन्हें बताते हैं कि हमारा वर्कर बेचारा गुर्बत के हाथों तंग है, हमारा गुर्बत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से परेशान है, हमारा वर्कर अपने लिए रोजगार ढूंढ रहा है, हमारा वर्कर इस वक्त अताब का शिकार है। इस एहतजाज को, इस लॉन्ग मार्च को मुअख्खर कर देना चाहिए। इमरान खान को यह बात समझ आती है या नहीं, या फिर वर्कर की जो मूवमेंट है वो ये बताती है कि नहीं एहतजाज होना चाहिए, नहीं ये 47 की हुकूमत से जान छड़वानी चाहिए, तो एक तगड़ा लॉन्ग मार्च करने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कामयाब हो जाएगी। लेकिन कुछ भी हो, पाकिस्तान की किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पाकिस्तान के एक एक पौधे और फूल का ख्याल किया जाना चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों के खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।